Good morning to all of you. So today I will discuss about the other portion of atomic structure. और आज का जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से नीट में, जेई में बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अगर आप सही से पढ़ेंगे तो हम पहली बात करने जा रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। पहली बात है एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कुछ ऐसा है कि लोअर एनर्जी लेवल से अगर हाई में जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा बेटा, ये एब्जॉर्ब। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब द एनर्जी, now you simply say that when electron is moving from lower energy level to higher energy level then it absorbs energy, ओके। और अगर कभी ऐसा हो जाए आपके सामने कि ये है आपका हाई एनर्जी लेवल और ये वाला है आपका लो एनर्जी लेवल, और अगर इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आ रहा है तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी यहाँ पर ये रिलीज़ करेगा। तो ये बात तो एकदम कन्फर्मली आप लोगों को पता हो गई कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल में। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल पे। और एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाता है जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लो एनर्जी लेवल में आता है जब वो हाई एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ जाता है, लो एनर्जी लेवल पे। तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बातें हो गई कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कब करता है। जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये दो पैरामीटर्स हो गए एनर्जी एब्जॉर्ब करने के और रिलीज़ होने के, ओके। इसे बोल सकते हो E1, इसे बोल सकते हो E2, ओके। और यहाँ पर इसे बोल सकते हो E1, इसे बोल सकते हो E2। तो अब यहाँ पे हम आपके लिए एक नॉर्मल सा डेरिवेशन करेंगे। सपोज लाइक दैट डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 कितना है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, और साथ ही माइनस फार्मूले का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये बचा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये आ गया डेल्टा E। डेल्टा E क्या है, E2 और E1 के बीच का एनर्जी गैप डेल्टा E, ओके। तो यहाँ से ये फार्मूला आ गया आपके पास कि अगर इलेक्ट्रॉन N1 एनर्जी लेवल से N2 एनर्जी लेवल में जा रहा है, N1 एनर्जी लेवल से N2 एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगी। अब आपको पता है कि रिलीज कब करेगा और एब्जॉर्ब कब करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब हायर एनर्जी लेवल में जा रहा होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और रिलीज कब करेगा, जब लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा होगा तो रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द फंडामेंटल टॉपिक्स
ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पे डेल्टा ई को बोलते हैं एनर्जी, ये एनर्जी है। तो अगर एनर्जी को हाई रखना है तो पहले ये देख लो, डेल्टा ई के साथ N1 रिवर्स रिलेशन में है, डेल्टा ई और N1 रिवर्स रिलेशन में है, और डेल्टा ई और N2 भी रिवर्स दिख रहे हैं लेकिन पहले माइनस लगा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है। तो अगर एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है, अगर आप लोग एनर्जी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो N1 की वैल्यू को लोवेस्ट कर दीजिए और N2 की वैल्यू को हाईएस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास दो इस तरह के पैटर्न मिल जाएं कि पहला वाला एनर्जी लेवल के लिए N1 लोवेस्ट हो जाए और N2 क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए, N1 इज़ लोवेस्ट एंड N2 इज़ हाईएस्ट, तो उस केस में डेल्टा E मैक्सिमम होगा। एनर्जी लेवल कहाँ पे चला जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। ओके, डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। डेल्टा E की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग h इंटू न्यू, और न्यू की वैल्यू लिख सकते हैं c/λ। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अगर हमें एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्स एनर्जी कॉमा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ। मिनिमम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ। ये आपसे बोल रहा है। तो अगर इनकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो N1 को क्या कर दो आप, N1 को क्या कर दो आप, N1 को लोवेस्ट कर दो। तो इसके लिए एक ही उपाय है, N1 की वैल्यू को हाईएस्ट कर दीजिए, सॉरी N1 की वैल्यू को लोवेस्ट कर दीजिए, N1 की वैल्यू को लोवेस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला मिनिमम होना चाहिए। तो N1 की वैल्यू को लोवेस्ट कर दीजिए, लोवेस्ट, और N2 की वैल्यू को हाईएस्ट कर दीजिए। ये है N1 और N2 का खेल, N1 और N2 का खेल। N1 क्या होना चाहिए, लोवेस्ट, और N2 क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। नीट और IIT में पूछे गए ये मैक्सिमम क्वेश्चन है यहाँ से, कि पूछता है कि बताओ N1 से N2 में चला गया तो कौन सा N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे बात समझ में आई, डेल्टा E की वैल्यू h न्यू और h न्यू की वैल्यू न्यू की वैल्यू c/λ और h, ठीक है। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए N1 को लोवेस्ट कर दो और N2 को हाईएस्ट कर दो। ओके, और अगर आपसे कोई कह रहा है कि एनर्जी मिनिमम चाहिए, एनर्जी मिनिमम, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी बॉस, मिनिमम, और उस समय वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो उसके लिए N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, N1 की वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट। N1 की वैल्यू होनी चाहिए हाईएस्ट, क्योंकि ये मिनिमम है, तो ये वाला मैक्सिमम होगा। और N2 की वैल्यू यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको, N1+1, N2 की वैल्यू जो होनी चाहिए N1+1 होनी चाहिए, और नियर टू N1।
तो ये वाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। अगर एनर्जी की वैल्यू को मिनिमा करना है या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मिनिमा करना है या वेवलेंथ को मैक्सिमा करना है, बात एक ही है। तो उनके लिए n1 की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए और n2 की वैल्यू n1+1 और नियर टू n1 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ये देखे 2 कॉन्सेप्ट बने, और इन 2 कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कई सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ डायरेक्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन for which of the following transition energy will be maximum? A, energy will be maximum। पहला है A 2 से 3, B 3 से 4, C 2 से 4, D 3 से 5। दूसरा है A 3 से 5, B 4 से 5, C 5 से 6, D 7 से 8। थर्ड A 2 to infinity, B C 4 to 5, D 1 to infinity। तो अब देखिए एनर्जी लेवल इन्हें क्या चाहिए, एनर्जी लेवल विल बी मैक्सिमम। तो अगर एनर्जी लेवल मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम एनर्जी लेवल के लिए आप लोगों ने बातें पढ़ रखी हैं कि अगर एनर्जी लेवल मैक्सिमम है तो n1 की वैल्यू लोवेस्ट और n2 की वैल्यू हाईएस्ट चाहिए। n1 की वैल्यू लोवेस्ट और n2 की वैल्यू क्या चाहिए, हाईएस्ट। तो यहाँ पे n1 लोवेस्ट, ये 2 से 3, 3 से 4, 2 से 4, तो n1 लोवेस्ट और n2 हाईएस्ट, यही हो गया। n1 लोवेस्ट 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8। n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट, और n2 की वैल्यू हाईएस्ट। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा। n1 की वैल्यू लोवेस्ट और n2 की वैल्यू हाईएस्ट। n1 की वैल्यू लोवेस्ट और n2 की वैल्यू हाईएस्ट। ये 2 से इन्फिनिटी है, ये 1 टू इन्फिनिटी है, लोवेस्ट टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया ऑप्शन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहाँ नीट में पूछे गए हैं, नीट और जेई में। नीट में और जेई में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लीज़ इसको बहुत ही आराम से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट है वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। पहला है, मैं उतार लेता हूँ, क्वेश्चन है सब जेई में आए हुए हैं, नीट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला है 6 to 7, 4 to 5, सी है 6 to 9,
D है 3 to 4। N1 की वैल्यू को हाईएस्ट होना चाहिए और N2 A 2 to 7, B 1 to infinity, C 3 to 10, D 4 to 12। A 5 to 7, B 4 to 5, C 4 to 9, D 3 to 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। तो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम करना चाहते हो तो वेवलेंथ को मैक्सिमम करने के लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम करना पड़ेगा और एनर्जी लेवल मिनिमम करना पड़ेगा। और एनर्जी मिनिमम करना है तो N1 को हाईएस्ट होना पड़ेगा, N1 को हाईएस्ट होना पड़ेगा। N1 विल बी हाईएस्ट एंड N2 की वैल्यू N1 + 1 और नियरली इक्वल टू N1 और नियरली इक्वल टू N1। तो N1 हाईएस्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए N1 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 3 है, तो यहाँ पे 6 और 6 1 7, 6 + 3 9, यानी कि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। N1 हाईएस्ट देखो 2 1 3 4, ठीक है। और इसके बाद क्या है, N1 की वैल्यू को हाईएस्ट होना चाहिए। तो N1 की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो N1 यहाँ पे हाईएस्ट है 4 और ये 12 है। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड N1 को हाईएस्ट होना पड़ेगा, तो 5 4 4 3, तो 5 17। तो N1 की वैल्यू हाईएस्ट होगी और N2 की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, N1 की वैल्यू हाईएस्ट होगी और N2 की वैल्यू होगी N1 + 1। ये सारे क्वेश्चन जेई में भी आए हैं, नीट में भी आए हैं। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी आयन, एनी एटम, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ any other, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एनी अदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, ठीक है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एनी अदर नहीं होगा, एनी एटम और आयन, एनी एटम और आयन, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एनी एटम और आयन, ओके। और इसके लिए N1 की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे लिखिए एनर्जी लेवल अदर देन लोअर एनर्जी लेवल, अदर देन लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ से N2 की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 या 4 या 5 इन सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो N2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3, लेकिन कभी 1 नहीं होगी। और यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट का हो गया और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब N1 की वैल्यू 1 हो, एक्साइटेड स्टेट का मतलब
जो आपका एन शुरू हो रहा है वो 2 या 3 से होना चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा।